बेटा एएस का पेपर 2 है, वेरिएंट इज 22 एंड अक्टूबर नवंबर 2020 and AS level chemistry. The first question is about atomic structure. Atom contains subatomic particles, electrons, protons and neutrons. We know very well electrons and protons were discovered by observation their behavior in electric field. ठीक है, so they will show diffraction according to the charges. The diagram show their behavior and here you know very well कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर जो है पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है. तो इफ दिस इज मूविंग टुवर्ड दिस, इसका मतलब है कि चार्जेस पूछेगा पहला काम तो रिलेटिव चार्जेस ऑफ ईच इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये अगर इस तरफ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगी, जबकि ये इस तरफ प्रोटॉन जा रहे हैं तो ये नेगेटिवली चार्ज होगी. The next part he says कि on the diagram draw a line to show how separate beam of neutron की beam कैसी जाएगी same source of electric field में. तो neutrons are uncharged particles, तो ये सीधी ट्रेवल कर जाएगी और जिस तरीके से इसने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लिखे हैं हम भी यहाँ पे लिख देंगे फिर न्यूट्रॉन्स. तो ये मार्क कंफर्म हो गया. इसके बाद बी पार्ट में कह रहा है क्रिप्टॉन जो है उसकी कन्फर्मेशन जो है एसपीजी ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करता है. स्टेट द नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स ऑफ आइसोलेटेड सैंपल ऑफ क्रिप्टॉन. क्रिप्टॉन 36 है तो हमारे पास बन जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, इसको बल्कि 3D को अंदर ही कर देते हैं क्योंकि फिलिंग हुई हुई इसमें. 3d10, उसके बाद आ जाएगा आपके पास 4s2 एंड 4p6 पे जाके कंप्लीशन खत्म होगी. पूरे कर देंगे. अब इसमें मैं काउंटिंग करनी है तो हमारे पास s वाले जो है वो आ रहे हैं 2 3 और 4. तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि s वाले जो हमारे पास 4 हो गए. तो टेक्निकल चीज में नजर आ रही है मुझे, इसकी वजह से ऐसा कर रहे हैं हम. अब जो है p की मार्क करते हैं तो p हमारे पास आ रहे हैं 3, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3. एंड सिमिलरली डी जो हमारे पास एक ही आ रहा है तो डी को जो हमने मार्क किया तो ये डी था और ये हमारे पास एक ही आ रहा है. द थिंग इज कि एस की टाइप एक ही होती है ना, एस तो एक ही टाइप होता है, लेकिन पी जो है आपको पता है कि उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड. तो आपके पास टोटल पी जो है वो 2p भी आ रहा, 3p भी आ रहा, 4p भी आ रहा है. तो हर पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं. तो इसका मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है आपको. कलर डिफरेंट कर लेते हैं. इसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसको आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है. इसमें एक ही टाइप होती है और डी में आपके पास 5 टाइप्स होती हैं. इसलिए आपके पास आंसर यहाँ पे 5 बन जाएगा, यहाँ पे 9 बन जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा. तो ये थोड़ा सा ट्रिकी था जिसमें आप बच्चे गलती कर सकते थे और वो गलती ये थी कि यहाँ पर 4 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पर 1 लिख दिया. तो एक छोटा सा एक इशू था. तो 3 मार्क्स के हमारे कंफर्म हो गए. नेक्स्ट पार्ट कह रहा है कि सिलिकॉन के लिए फुल करें इसको. तो सिलिकॉन यू नो वेरी वेल कि 1s2 होता है एंड देन 2s2 एंड 2p6 एंड 3s2 एंड 3p2 पे जाके कंफ्यूजन खत्म होगी. तो फिर यहाँ पर भी पेयर आ जाएगा. फिर हमारे पास इस तरीके से इसकी फिलिंग कर दी. हमारे पास 2p6 भी फुल हो गया, फिर 2 इसमें आएंगे और 2 आएंगे इसमें. तो ये जो है इस तरीके से लिखनी होती है. सिंपल था, एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आ रहा है, काफी सिंपल था. तो ये 2 मार्क हमारे कंफर्म हो गए. इसमें मेरे ख्याल में ये जो अनपेड हमने बनाया है इसका 1 मार्क होगा, सही तरीके से कंफ्यूजन लिखने का मार्क होगा. The diagram show the type of orbital. ये जो है आपको पता है कौन सी टाइप है, ये p ऑर्बिटल है. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट इन f9. अच्छी बात हो गई जी. f का एटॉमिक नंबर 9 है तो 1s2 होगा एंड 2s2 होगा एंड 2p 5 होगा, राइट. तो इसमें कह रहा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे किसमें, p में. तो p में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं आपके पास दे आर 5. हमने यहाँ पे लिख दिया 5. नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है, ये थोड़ा सा ट्रिकी था गेम, 3 मार्क के लिए. द फर्स्ट IE of first row of D block, scandium to copper, are very similar. इसको मार्क कर लें.
वेरी सिमिलर, थोड़ी सी वायलेशन है। अब आपसे पूछेगा कॉन्सेप्ट कि आप क्या जानते हैं, किस लिहाज से इसको जस्टिफाई करते हैं। इसके बारे में बात तो A2 में आती है। बहरहाल आई आपने डिटेल में पढ़ा है तो देख लेते हैं इसको जरा, इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ा है तो इसकी बेस के ऊपर है। फॉर ऑल दीज एलिमेंट्स 4s इलेक्ट्रॉन लॉस्ट ड्यूरिंग फर्स्ट हाइड्रोजन। ये आपको अब उसने क्लियर कर दिया, बता दिया, समझा दिया कि पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, 4s निकलेगा। अब आपको कंफ्यूजन पता होनी चाहिए थी, क्योंकि कंफ्यूजन जो है हम कहाँ पे लिखें, यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए अगर हमारे पास स्कैंडियम है ना 21, और फिर हमारे पास आता है कॉपर जो कि 29 है, तो इन सब में आर्गन तक तो कंफ्यूजन बिल्कुल सेम है। जबकि इसमें हो जाएगी मेरे पास 4s2 एंड 3d1, ठीक है। 21 तो d1, और आपको समझाया था इस तरीके से आर्गन 4s2 एंड 3d9 होना चाहिए था, लेकिन आपको पता है कि ऐसा नहीं होता। इसमें हाफ फील्ड और फुल फील्ड आर मोर स्टेबल, 4s1 एंड 3d10 हो जाता है। अब आपको पता है कि अंदर वाला जो शेल है इसका वो डी है। हम ऐसे बना के दिखा लेते हैं थोड़ा सा, ताकि बात जरा क्लियर। ये आ गया आपका न्यूक्लियस, ये आपका समझ 3d है, और 4s से इलेक्ट्रॉन निकलता है क्योंकि 4s की एनर्जी जरा कम होती है इससे, तो 4s जो है आपके पास यहाँ पर होगा, न्यूक्लियस से दूर होगा। उसको मार्क कर देता हूँ, ये 4s है, जबकि ये जो है आपके पास 3d है। तो इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव जब होता है तो इलेक्ट्रॉन जो है 4s से रिमूव होता है। आपको भी पता है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से लॉस होगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो मेरे पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था जो इसको शील्ड कर रहा था, जबकि यहाँ पे देखूं तो मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इसको शील्ड कर रहे हैं, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो शील्डिंग जरा ज्यादा हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा दूर हो जाएगा, इसको निकालना आसान हो जाना चाहिए। लेकिन मीन वाली एक और काम भी हो रहा है, वो क्या कि इसमें अगर देखें एटॉमिक नंबर कितना है 21 पॉजिटिव, जो कि इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन शील्ड कर रहा था। और उसमें अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे 29 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स होंगे, जो कि इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, जिसको शील्ड करने वाले जरा ज्यादा है। तो देखें इसके ऊपर फोर्स तो बढ़ रही है, देखिए 21 में यहाँ पर फोर्स जो है वो वीक होगी, एंड अगर ये 29 हो जाए तो हमारे पास फोर्स जो है यहाँ पे स्ट्रांग हो जाएगी, फोर्स स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन मीन वाले एक और मसला भी आ रहा है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का। अगर 21 थे तो इलेक्ट्रॉन का कम थे जो शील्ड कर रहे थे, और जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगी तो शील्डिंग जरा ज्यादा हो जाएगी। तो जितना हम सोच रहे हैं असल में एक दूसरे को निगेट कर रहे हैं ये दोनों बातें। मैं यहाँ पर इसकी छोटी सी डायग्राम बना के दोबारा बताने की कोशिश करता हूँ 21, और यहाँ पर मैं बनाता हूँ 29 के। इसमें होना तो ये चाहिए था कि इसका जो है इलेक्ट्रॉन करीब होना चाहिए था, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन दूर होना चाहिए था, फोर्स वीक होनी चाहिए थी। लेकिन होता क्या है कि शील्डिंग आ जाती है बीच में, इसकी शील्डिंग जो है वो कम थी, जबकि इसकी शील्डिंग जो है वो ज्यादा है। अब इसकी वजह से होगा क्या कि इसका जितना इसको करीब आना था उतना ही ये दूर भी चला जाएगा, मतलब यहाँ पर आप समझ लें कि ये यहाँ तक पहुंच चुका होगा। तो इसलिए ये एक दूसरे के इफेक्ट को निगेट कर देंगे, जिसकी वजह से इनकी ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगी। आई तो हमने से उसने कहा कि वेरी सिमिलर की बात की थी, तो अभी यहाँ पे हमें ये बताना है कि ये बात उसने बता दी फॉर इलेक्ट्रॉन विल बी लॉस्ट फ्रॉम दिस। तो हमें यहाँ पे बताना है कि स्कैंडियम टू कॉपर number of protons increases, so nuclear pull has to increase, thus IE also should increase। ये वाली बात जो है ना, शुड का मैं वर्ड लगाया यहाँ पर, कैसा होना चाहिए था। अब अगली बात करेंगे, बट एक्स्ट्रा electrons are added to 3d orbital।
due to which shielding across the period increases. So, IE should decrease. तो आखिरी कंक्लूजन लिख देते हैं. Both factors neutralize each other. ठीक है. तो प्रोटॉन के बढ़ने की वजह से तो इनकी आई बढ़नी चाहिए थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन के बढ़ने की वजह से शील्डिंग बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी वजह से वो कम हो जानी चाहिए थी. तो दोनों फैक्टर दूसरे को निगेट कर रहे हैं, एक की वजह से बढ़ रहा है, एक की वजह से कम हो रहा है. इस तीन की वेरी सिमिलर जो है हमारे पास याद रखती है. नेक्स्ट जो है हमारे पास ये हाइड्रोजन की आइसोटोप दिए और आयन बनाए हुए सबने. ठीक है. तो इसमें वो पूछ रहा है कि स्टेट इन टर्म्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस. अच्छा जी, सिर्फ न्यूक्लियस वाले की बात करनी है. वैसे इनके पास इलेक्ट्रॉन तो बचा नहीं बेचारों के पास, वो तो लूज करवा दिया इसने. एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो तो चला गया. तो हम इसकी कंफ्यूजन फिर भी आपको लिख के दिखा देते हैं. हमारे पास पहला है H11, दूसरा है H12 और तीसरा है हमारे पास H13. अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इसमें भी जीरो, इसमें भी जीरो, इसमें भी जीरो. प्रोटॉन की बात करूं इसमें भी वन, इसमें भी वन, इसमें भी वन. और न्यूट्रॉन की बात करूं तो इसमें जीरो है, इसमें वन है और इसमें टू है न्यूट्रॉन. तो कह रहा है सेम क्या चीज है. तो इलेक्ट्रॉन की तो बात करी नहीं उसने, इलेक्ट्रॉन तो खैर है भी नहीं. तो हम बात करेंगे सेम जो है इसमें क्या है, प्रोटॉन्स है. और डिफरेंट क्या हो रहा है हमारे पास, न्यूट्रॉन्स. सब पार्टिकल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. Period third, sodium to sulfur react with oxygen to form oxide. True. Describe the trend acid-base behavior of their oxide sodium to this. चले बनाते हैं इसको. इसका ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड होने की वजह से एसिडिक होता है और बेसिक होता है और स्ट्रॉन्ग एल्कली है. तो इसकी पीएच जो है तकरीबन आपको पता है 13 to 14 लिखेंगे. यहाँ से आपके पास बनेगा ऑक्साइड इसका सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड. तो फिर जो है अगर ट्राइऑक्साइड ले लेते हैं वो बाद में ऑक्साइड होके, तो इससे बन जाएगा आपके पास H2SO4. H2SO4 से आपकी पीएच बनेगी तकरीबन 1 to 2 बनेगी. तो आपके पास जो ऑक्साइड्स होते हैं उनकी पीएच एसिडिक से बेसिक की तरफ बेसिक से एसिडिक की तरफ मूव करती है, जबकि क्लोराइड जो होते हैं वो न्यूट्रल से एसिडिक की तरफ मूव करती है. तो यहाँ पर हम बताएंगे एसिडिक बिहेवियर इंक्रीजेस, या फिर बेसिक बिहेवियर डिक्रीजेस. एंड आखिरी जो भी आपने लिखा हो दैट इज के ऑक्साइड्स वही बिकम बेसिक टू एसिडिक. वही वाली बात लिखनी है तो छोड़ देते हैं. स्टेट एंड एक्सप्लेन द ट्रेंड and this to this maximum oxidation state of third period sodium to sulfur. तो ये ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 6 तक की बात हो रही है. स्टेट एंड एक्सप्लेन. तो स्टेट एंड एक्सप्लेन, स्टेट तो ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर increases from +1 to +6 ग्रेजुअली, एक के बाद एक बढ़ती जाएगी. ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स increases from 1 to 6 across the period. मैक्सिमम का वर्ड यूज किया था जो आपको बताया था आपको. ठीक है. इसके बाद कह रहा है कि नेम द प्रोडक्ट ऑफ ईच रिएक्शन. सोडियम ऑक्साइड को पानी में ऐड कर दिया. अब आपको बताया था इसमें आपके पास
सिवाय ग्रुप 5 के आपके पास एक फार्मूला है जो चल सकता है, एंड यू नो वेरी वेल, कुछ ज्यादा यहाँ पे जोर नहीं लगाएंगे। तो Na2O एंड H2O दोनों ऑक्साइड ऑक्साइड हैं, मिला के लिखते हैं। तो Na2O2 एंड H2 बन जाएगा, एंड फाइनली बन जाएगा 2NaOH। तो नाम बोला था तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बन जाएगा। दुनिया की वैसे भी किसी मेटल ऑक्साइड में पानी में ऐड करें उसका हाइड्रोक्साइड बन जाता है। फास्फोरस जो था ये P2O5, इसको पानी से रिएक्शन करवाए तो आपको बताया था कि ये थोड़ा सा अलग है उससे, इसमें आपके पास बन जाता है फास्फोरिक एसिड। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है फुल होगी तो फास्फोरिक बन जाएगा, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी, यहाँ पर ग्रुप 5 की 5 होती है मैक्सिमम, तो फास्फोरिक एसिड बन जाएगा। और अगर कम होती 3 वाला होता तो फिर आपके पास फास्फोरस बन जाता, तो इसका नाम हो जाएगा फास्फोरिक एसिड या फास्फोरिक 5 एसिड। तो ये 2 मार्क भी हो गए। इसके बाद कह रहा है कि 3 मार्क के लिए आपसे फिर कह रहा है कि वाई फास्फोरस ऑक्साइड हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, जबकि मैग्नीशियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। तो मेल्टिंग पॉइंट की जब भी बात आती है आपको बताया था कहाँ से स्टार्ट करते हैं, स्ट्रक्चर, उसके बाद फिर उसकी बॉन्डिंग, उसके बाद उसके बारे में बताएंगे कंपेयर बॉन्डिंग किस पे डिपेंड करती है, और फिर कंपैरिजन होता है। तो यहाँ पर सारी बातें शायद करनी पड़े, तो देखते हैं। तो P2O5 is या phosphorus oxide is simple molecular has simple molecular structure with only weak लगा दिया, कंपैरिजन हमने करवा दिया, weak temporary dipole forces। वांडरवाल लिख सकता था, लेकिन आपको बताया था इससे पहले भी कि वो जो है कहता है कि वांडरवाल को थोड़ा कम यूज करें, बाकी चीजें भी लिख आए ताकि आने वाली जनरेशन भूल ना जाए कि इंड्यूस डाइपोल और टेम्परेरी डाइपोल की बात है। दूसरा, while magnesium oxide has giant ionic structure and with strong electrostatic forces, between opposite ions। अब इसके बाद आखिर में एक स्टेटमेंट लिखने का दिल आपके दिल में आ रहा होगा, करें कि हम जो है बता दें। वैसे मैं बता चुका हूँ, इसके लिए वीक का वर्ड यूज कर चुका हूँ, इसके लिए स्ट्रॉन्ग का वर्ड यूज कर चुका हूँ। अगर आपकी मर्जी है फिर आगे लिखना भी, तो मर्जी है कि ESF electrostatic forces are much stronger than van der Waals forces, the induced dipole forces। Aluminium oxide react separately with both acid and alkali। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन करवा रहे हैं HCl से, सब कर सकते हैं आराम से सुकून से। ये हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये आ गया आपके पास HCl। आपको पता है कि एसिड बेस वाला काम हो रहा है यहाँ पे, है तो वैसे आपको डायरेक्ट आपको पता है, लेकिन सॉल्ट बनाने के लिए क्या करना होता है, ऐसे का कहते हैं हटा दो, इसलिए मैटर लगा दो, लगा दिया। अब उसकी वैलेंसी 3 होती है तो इसलिए फार्मूला बन जाएगा ये, और साथ बन जाएगा आपके पास, वहां से हाइड्रोजन बचा, इसका ऑक्सीजन आएगा साथ, तो ये दोनों मिलकर बना देंगे। 2 एल्यूमिनियम की वजह से यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, तो हमें 2 लगाते हैं इसके साथ, और सी हमारे पास 6 हो गए, तो हमने यहाँ पे 6 लगा दिया, और फिर यहाँ पे लगा देंगे 3, सब बैलेंस हो चुका है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि सोडियम ऑक्साइड का एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन करवाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो वी हैव 2 ऑप्शंस। एक्सेस का वर्ड यूज किया, जब भी एक्सेस का वर्ड यूज करता थोड़ा सा ख्याल करना था, अगर एक्सेस ना यूज करता तो मैं लिख देता Al2O3, एंड दूसरा क्या था हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड। वैसे तो ये एक्सेप्टेड है, कोई मसला नहीं है। तो हमने कहा था कि अगर ऑक्साइड ऑक्साइड हो मिला के लिखते हैं, ये तो ऑक्साइड है लेकिन ये ऑक्साइड नहीं है,
तो क्या करना होता था, इसका ऑक्साइड दिमाग में बनाए, क्या बन जाएगा, Na2O, इसको मिला के लिखते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास Na और AlNO और साथ बन जाएगा वाटर। फिर आ जाए यहाँ पर, सोडियम कितने हो गए, तो एल्यूमिनियम कितने हो गए, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 and 1 4। तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट करें तो ये बन जाएगा हमारे पास, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास ये आ जाएगा। इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि 2, ये बिल्कुल सही को मसला नहीं है। और एक्सेस में इसका कॉम्प्लेक्स बन जाता है, तो ये वाली बात जो है इस वजह से हम बेहतर ये था कि लिखेंगे Al2O3 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड प्लस वाटर। इससे हमारे पास बनेगा एल्यूमिनियम का कॉम्प्लेक्स, जिसमें 4 आते हैं, इसमें -4 आ जाता है। अब ऐसा करने के लिए आपको एल्यूमिनियम 2 थे तो 2 तो करना पड़ेगा आपको, तो कर दें 2। आपके पास हाइड्रोजन कितने हो गए इसमें, हाइड्रोजन आपके पास 4 और 2 8 हो गए। 8 में से आपने 2 यहाँ से उठाने हाइड्रोक्साइड, 2 यहाँ से उठाने और बाकी जो है 6 यहाँ से उठाने। तो ऐसा करने से हमारे पास 7 बन जाएगा इसके, इसको बैलेंस करने के लिए 2 सोडियम आयन बन जाएंगे। तो ये आपके पास एक्सेस की वजह से कोशिश करेंगे हम कि ऊपर वाली इक्वेशन के नीचे वाली गलत नहीं है। सोडियम एल्यूमिनेट जो है वो भी सही। 12 इसके बाद क्या है, डिस्क्राइब द लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन फ्लोराइड। इस सैंड की बात हो रही है। सैंड में क्या होता है, फार्मूला होता है SiO2। होता क्या, हर SI 4 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि लोन पर तो कोई होता नहीं है, एंगल इसका हो जाएगा 109.5। हर सिलिकॉन ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ा होता है किससे, नेक्स्ट सिलिकॉन से। आप देखते जा रहे हैं कि हर सिलिकॉन की 4 वैलेंसी पूरी होती जा रही है और हर ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी पूरी होती जा रही है। तो हर जगह पे ऐसा ही होगा कि सिलिकॉन डायरेक्टली नहीं लगा हुआ, सिलिकॉन सिलिकॉन से जुड़ा तो होगा लेकिन बीच में क्या आएगा, ऑक्सीजन, किसी भी साइड से देखें तो ये। तो लैटिस स्ट्रक्चर, अरेंजमेंट ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन एटम, बॉन्ड, 2 मार्क है, कोशिश करते हैं लिखने के लिए। तो जाइंट का वर्ड मेरे ख्याल से यूज कर दिया, नहीं किया, नहीं किया। इट हैज giant molecular structure where each silicon is bonded to 4 oxygen atoms, and each oxygen atom to 2 silicon atoms by covalent bonds। और एंगल जो है अगर आपको लिखना हो तो लिख दें फॉर अ सेफ साइड के एंगल्स आर 109.5 एंड 104.5। और इसकी जगह पे टेट्राहेड्रल लिखना हो, टेट्राहेड्रली अरेंज्ड, तो अरेंजमेंट का तो खैर लिखना चाहिए था, मैं टेट्राहेड्रली अरेंज्ड जो है ये लिखना चाहिए था, तो ये भी साथ। इस तरीके से अगर आपको कुछ ड्रॉ करने के लिए कभी आ जाती तो आपको ड्रॉ कैसे करनी, तो कम से कम उसमें 2 सिलिकॉन के एटम जो आपको साथ में बनाना चाहिए। सोडियम ऑक्साइड रेट विद दिस, ये एसिडिक होता है और ये बेस है, रिएक्शन तो होगा नो डाउट। सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला हो गया Na2O, इसका फार्मूला हो गया SiO2 तो 5 होना करता है, इसका तो मसला नहीं है, मिला के लिखना है बस। तो आपके पास Na भी आ जाएगा, Si भी आ जाएगा, O भी आ जाएगा, मिला के लिखते हैं। तो गौर से देखिए कि Na
2 हो जाएंगे, SI 1 होगा एंड O 3 हो जाएंगे। फॉर्मूला इसका ये रह जाएगा एंड सोडियम से रिप्लेस करना है। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट फॉर्म सोडियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, क्या करना है इसके लिए? अच्छा, इक्वेशन लिखनी है। सोडियम कार्बोनेट बोल दिया इसने, तो सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है Na2CO3। इससे बनाना है आपको सोडियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बैलेंस करके देखते हैं, बैलेंस ऑलरेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास आ रहा है। इस क्वेश्चन में जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 आ गया आपके पास यहाँ पे। और यहाँ पे कह रहा है कि PCl5 फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ फास्फोरस एंड क्लोरीन, मेल्टिंग पॉइंट इज दिस। ठीक है, कोवलेंट पता है हमें। राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ फास्फोरस एंड क्लोरीन। तो यहाँ पर एक छोटा सा इशू है कि फास्फोरस आपको पता है कि P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो आपके पास बनाना आपको PCl5 है, तो बना लेते हैं। तो आपको मजबूरी में यहाँ पे 4 लगाना पड़ेगा। तो Cl आपके पास कितने हो जाएंगे? 20। तो ये आपके पास हो जाएगा। स्ट्रेट सिंपल तो नहीं बोले? नहीं। नेक्स्ट जो है वो कह रहा है टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग शोन बाय। वैसे इसको अगर आप सिंगल भी लिख दें तो चल जाता है, सल्फर के लिए भी और इसके लिए भी। लेकिन ये जरा जब हमसे एटॉमिक क्या कहते हैं एटोमाइजेशन वगैरह की बात करें तो उस वक्त जरा ख्याल करना होता है। अभी इस वक्त चल सकता था वो, अगर सिंगल भी P1 भी लिख देते आप चल जाता, तो ये जरा ज्यादा बेहतर। अच्छा, नेक्स्ट द टाइप ऑफ बॉन्डिंग स्ट्रक्चर इन दिस। तो स्ट्रक्चर वही जैसे आपको बताया था वैसे पूछता है। तो इट इज सिंपल मॉलिक्यूल, सिंपल कोवेलेंट भी लिख देते हैं, कोवेलेंट मॉलिक्यूल। वैसे तो मॉलिक्यूल का वर्ड यूज ही कोवेलेंट के लिए होता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। गिव वन ऑब्जर्वेशन व्हेन PCl5 react with excess of water। तो इससे पहले क्या बोला इसने? एडेड वाटर vigorously form colorless solution। ठीक है, तो आपको पता है कि इसमें क्या होना है? ऑब्जर्वेशन पूछिए तो हम यहाँ पे इक्वेशन लिख देते हैं। PCl5 को जब मैं पानी में ऐड करूंगा तो आपको पता है कि इसमें एक तो बनना है H3PO4 और साथ बनने 5HCl। तो HCl की कॉन्सेंट्रेशन ठीक ठाक होगी, तो आपके पास इस गैस की वजह से गैस की फॉर्म में स्केप भी करेगा ये। तो मिस्टी फ्यूम्स ऑफ HCl। और कलरलेस सोल्यूशन वाला जिक्र से कर दिया कि डिसॉल्व का डिसअपीयर का, वो कर दिया पहले से। राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ, चलो पूछिए अभी इसको उठा के हम फिर चले आते हैं। ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी इसकी। बैलेंसिंग करने की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी अब, तो बैलेंसिंग कर देते हैं इसकी हम। आपके पास यहाँ पर Cl तो 5 पूरे हो गए, 5HCl बनेंगे क्योंकि पीछे से सोर्स Cl का 5 था। हाइड्रोजन आपके पास देखें कितने हो गए? 3 and 5 8। तो यहाँ पे 4 लगा दे, बैलेंस्ड हो गए। रिजल्टिंग सोल्यूशन की पीएच, अच्छा ये तो वीक है लेकिन ये तो स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए 1 to 2 लिखते हैं। पीएच 1 to 2 लिखते हैं। स्ट्रॉन्ग है भी, वीक है दोनों की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट पार्ट में आपसे कह रहा है कि PCl5 कन्वर्ट इनटू used to convert alcohol into chloroalkane such as this। इस पे कन्वर्ट करने के लिए, टी बनाने के लिए, टी ये रहा। ठीक है, तो पहले जो है इसको, ये आपको पता है कि Cl आता किसी जगह पे है? OH की जगह पे आता है। इसने OH पे कन्वर्ट कर दिया इसको। ठीक है, अच्छा OH पे क्या ऐड करना है? PCl3 या PCl5 या SOCl2 ऐड करके तो ये काम हो जाता है हमारे पास। पहला रिएक्शन जो है वर्ड्स देखें क्या हुआ। पहले रिएक्शन में ये वाला पार्ट एज इट इज है, देखें। तो दूसरे पार्ट में क्या हुआ? दूसरे पार्ट में ये हुआ है कि ये आपके पास एसिड था और उससे आपके पास प्राइमरी अल्कोहल बन गई है। तो इसका मतलब कि ये रिडक्शन हो गया। और उसके बाद आपने PCl5 ऐड किया। PCl3 जब ऐड करते हैं तो हीट भी करना पड़ता है, और अगर PCl5 ऐड करें तो डायरेक्ट हो जाता है। अब ये कह रहा है आइडेंटिफाई रिएजेंट कुड बी यूज्ड फॉर रिएक्शन 1। देखिए एसिड की रिडक्शन के लिए बोरोहाइड्राइड, क्योंकि पोलर है, बोरोहाइड्राइड या एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लेकिन याद रखिएगा एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्गर होता है, तो एसिड को वही रिड्यूस कर सकता है। तो यहाँ पे आएगा आपके पास सोडियम
या पोटेशियम या लिथियम से कोई फर्क नहीं पड़ता। असल चीज जो है एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है एंड हीट। ठीक है, तो ये आपके पास रीजन हो जाएगा। टी एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। फिर वो कह रहा है आपसे व्हाट इज मेंट बाय टर्म ऑप्टिकल आइसोमर्स। सर्कल एटम दैट गिव राइज टू ऑप्टिकल। तो इसमें काइरल कार्बन की बात हो रही है। तो काइरल कार्बन कौन सा हो सकता है, आपको बताया था, समझाया था कि ये तो हो नहीं सकता। तो आपके पास इसमें भी दो एच लगे हुए हैं, ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH3 है। तो आपको बताया था कि एक डंडी और दो डंडी को नहीं देखना, तीन डंडी और चार डंडी को देखना। अगर इसको देखूं मैं तो ये CH3 एंड CH3 सेम सेम आ गए। तो आपके पास असल में ये बन रहा है काइरल, आपका सर्कल मारना था इस पे, ये हो गया। अब बताना है आपको, दो मार्क है कि ऑप्टिकल आइसोमर का मतलब क्या होता है। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स आर नॉन सुपर इम्पोजिबल का वर्ड यूज कर दें, नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेजेस। ओके, एंड और क्या लिखते हैं इसमें, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चर फार्मूला एंड डिफरेंट ज्योमेट्री। क्या इससे पूछा नहीं आपसे ज्योमेट्री क्लास में की। टी इज अ माइनर प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। देखे जरा, एच से रिएक्शन करवाऊंगा तो कह रहा है कि ये जो है माइनर प्रोडक्ट है, इसके साथ अगर करवाए तो मेजर क्या बनेगी। मेजर माइनर का सीन क्या था, आपको याद हो कि मार्कोवनी क्रॉस रूल है। आप गौर से देखें तो दिस इज एक्चुअली सी और इससे दो एच लगे हुए हैं, और इसके साथ बात करें तो सिर्फ सी लगा हुआ है, चार डंडियां पूरी इसकी। तो अगर आप इसमें एच ऐड करेंगे तो एच कहाँ जाएगा, जहाँ पर हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा हो, और Cl दूसरी जगह पे जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे आगे रखना चाहिए था। तो ये कंपाउंड जो है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर, तो आपको कोई बाउंड नहीं किया है कौन सा फार्मूला बनाना है आपने। तो इसको ऐसा ऐसा कर कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, डबल बॉन्ड तो खत्म हो गया। अब जो है आपका Cl एक यहाँ आ जाएगा और एक Cl यहाँ आ जाएगा, और वहां पे H लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि H अंडरस्टूड है कि वो लिखा नहीं जाता, CH3 हो जाएगा। ठीक है, ये भी CH3 हो जाएगा। तो H यहाँ पर आ जाएगा आपके पास और Cl यहाँ पे आ जाएगा, जिसके कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वहां पे जाएगा। एक ही बात था, ठीक हो गया। चले, नहीं पूछी इसकी रीजनिंग, वही टर्शी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल ड्यू टू पॉजिटिव इलेक्ट्रिक। येलो लिक्विड ब्लीच फ्लोर के लिए यूज करते हैं। प्रिडिक्ट द शेप दिस। तो इसकी शेप अमोनिया जैसी ही है, जैसे NH3 होता है ऐसे ही NCl3 होगा। तो आपके पास ये पिरामिडल बन जाता है। तो ट्रिगनल पिरामिडल एंड बॉन्ड एंगल इसमें जो है, क्योंकि आपके पास टोटल जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो 4 है, तो 109.5 और माइनस कर देंगे 2.5, तो 107 एंगल। ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आ रहा है आपके पास। वीक भी बताना है एंड ब्रॉन्स्टेड लॉरिक एसिड बताना है। तो एसिड की डेफिनेशन लिखेंगे, क्या होता है एसिड, प्रोटॉन डोनर। जबकि वीक एसिड की लिखेंगे हम एन एसिड विच partially या incompletely या hardly ionizes, partially ionizes। फिर पार्ट 3 में ये कह रहा है आपसे कि इक्वेशन दी इसने, यूनिडायरेक्टेड है, सारा इस पे कन्वर्जन हो रहा है। सील कंटेनर वॉल्यूम इतना है 250, इसमें अनरिएक्टिव गैस है, तो आउट ऑफ दीस अनरिएक्टिव गैसेस N2 एंड द प्रेशर इज दिस मच। मतलब ये जो कह रहा है एक सील कंटेनर था, हम सील कंटेनर बनाते हैं यहाँ पे, और इसका जो वॉल्यूम था दैट इज 250 सेंटीमीटर क्यूब।
उसमें जो अनरिएक्टिव गैस थी वो N2 थी। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, जो इसकी छेड़खानी करेगा हम साथ साथ लिखते जाएंगे। तो कॉपी कर लिया इसको। फिर इसने क्या किया कि इसमें 0.241 ग्राम जिसके इंजेक्ट कर दिए सील कंटेनर में। दोबारा यहाँ पे बनाते हैं सील कंटेनर। अब इसने इसमें इंजेक्ट कर दिया किसको, इस लिक्विड को इंजेक्ट किया है, एंड दैट लिक्विड एक्चुअली इट वाज अ लिक्विड। तो ये आपके पास लिक्विड इसमें आ गया, एंड दिस इज नाउ NCl3। नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहा है कि द सील कंटेनर वाज हीटेड टू मेक NCl3 डिकम्पोज फुली। वो चाह रहा है कि ये सारे का सारा कन्वर्ट हो जाए गैसेस में। तो सिर्फ उसको एवोपरेट नहीं कर रहा, इसको एवोपरेट नहीं कर रहा। तो जो एक बच्चे गलती कर सकते हैं कि इसका जो है आप मोल्स जो है इसके यूज कर लेंगे तो ये एक मसला आएगा। तो आप पास जो है तीसरी पिक्चर ये बन जाएगी कि इसमें यहाँ पे बनाते हैं पिक्चर्स की। ये जो लिक्विड था आपके पास ये अब कन्वर्ट हो गया किसमें, गैस में। तो इसको मैं इस तरीके से बना देता हूँ, ये गैस बन गई। अभी तक क्या चीज है ये आपके पास NCl3 गैस बन गई। फिर वो कह रहा है कि ये यहाँ तक कहानी नहीं ठहरी बल्कि कुछ और हो गया, और वो ये हुआ कि आपके पास यहाँ पर ये NCl3 रहा ही नहीं। ये क्या बन गया, ये आपके पास बन गई कोई नई चीज, एंड दैट इज उसमें से कुछ पार्ट बन गया आपके पास N2 एंड कुछ बन गया Cl2। तो आपके पास पार्टिकल्स जरा ज्यादा हो रहे हैं। कैसे ज्यादा हो रहे हैं वो दिखाता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास इसके 2 मोल्स थे तो आपके पास गैस के कितने मोल्स बन रहे हैं, 1 and 3 मतलब 4। तो 2 से 4 मोल बन जाएंगे। तो आपके पास मतलब अगर हम उससे करेंगे तो हमारे पास एक छोटी सी बात जो है या मिस्टेक बन सकती है, उसकी मार्क जा सकता है। आपको इस बात को जरा सेव करना था कि NCl3 को गैस बना के उसका प्रेशर नोट नहीं कर रहा बल्कि उसकी डिकम्पोजिशन करवा रहा है, जिससे आपके पास बन जाएगा एक्चुअली एक N2 बनेगा और एक बन जाएगा Cl2, उसको नोट कर रहा है। तो अब जो है लाजमी सी बात है, पहले N2 था, सिर्फ अब जो है और भी पार्टिकल्स आगे तो प्रेशर तो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या था, यहाँ पर सबसे पहले जो है आप इसके मोल्स निकाल लें। उसके मोल्स निकालते हैं तो मोल इज इक्वल टू मास अपॉन mr। मास है 0.241 और इसका mr जो है वो बन जाता है 35.5 इंटू 3 प्लस 14। तो ये बन गया आपके पास 120.5। तो कितना था इसका मास 0.241 डिवाइड बाय आंसर। तो मेरे पास इसका आंसर आ गया है 0.002। ये इसके मोल्स आ गए आपके पास। किसके मोल्स आए हैं, ये आए हैं आपके पास NCl3। यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई, आगे ये डिकम्पोज करेगा ये भी। तो ये जो है मोल्स अगर यही प्लग इन कर देंगे तो 1 मार्क आपका जा सकता है। उसको सेव करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। फिर आगे आपको लिखना ये था कि एक NCl3 अगर हो, इसके 2 मोल्स हो फ्रॉम इक्वेशन, तो आपके पास एक N2 बनता है एंड 3 Cl2 बनते हैं, तो इसके 4 मोल्स बनते हैं। तो 2 से आपके पास अगर 4 बनते हैं तो 0.002 से आपके पास बन जाएंगे X, उसका मतलब डबल हो जाएंगे, 0.004 मोल्स आ गए आपके पास। सेट हो गया। ये आपके पास गैसियस पार्टिकल्स मोल्स जो है आ गए। अब जितने मोल होंगे उतना प्रेशर होगा। अगले पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, अगले पार्ट में हम कलर डिफरेंट कर लेते हैं। चले तो ये टेम्परेचर है इतना, टोटल प्रेशर आपको निकालना है, और क्या चीज थी फिर आपको, मोल्स आ गया आपके पास। इससे आपने मोल्स निकाले। तो हमारे पास PV इज इक्वल टू nRT होता है। प्रेशर निकालना है तो nRT अपॉन V हो जाएगा। इस बेस के ऊपर हम इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि क्लियर जगह पे सारा काम कर दें। कॉपी, दिया गया हमारे पास। इसके बाद क्या करेंगे, N आपके पास आ चुके थे,
0.004 गैसियस मोल्स। इसकी वैल्यू 8.31 डेटा बुक से देख लीजिएगा। एंड टेम्परेचर जो है 20 था, तो 20 डिग्री सेल्सियस था, उसको कैलोरी में कन्वर्ट करना है, मतलब 273 इसमें ऐड करना है, तो 293 हो जाएगा। याद रखिएगा कि स्टेट्स ऑफ मैटर में हमें जो मेन चीज़ है वो है यूनिट कन्वर्जन, तो उसका ख्याल करना है आपको। तो वॉल्यूम आपके पास था 250 सेंटीमीटर क्यूब था, तो 250 सेंटीमीटर क्यूब था, हमें लेना होता मीटर क्यूब में। अगर सेंटी हो तो -6 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर डेसी हो तो हम उसको -6 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपके पास इस तरीके से हम प्रेशर निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ये बन जाएगा इसका आंसर 0.004 इंटू 8.31 इंटू 293 एंड डिवाइड बाय 250 एक्सपोनेंट -6। ये मेरे पास आ गया इसका आंसर 3895.7.28। ये प्रेशर आपने। अच्छा, ये प्रेशर सिर्फ उन गैसेस का था, किस किस का? N2 का एंड Cl2 का। इसमें ऑलरेडी एक मसला था, पहले से गैस प्रेजेंट थी, उसका अपना भी प्रेशर था, ये वो गैस थी अनरिएक्टेड गैस, इसलिए उसने टोटल का वर्ड यूज किया। तो टोटल कैसे निकालते हैं? तो आपके पास P टोटल जो है वो सबका प्रेशर हो जाएगा मिला के, तो P1 एंड P2 ऐसे करके। तो पहला प्रेशर था 1.0 एक्सपोनेंट इतना पास्कल, किसका था? ये अनरिएक्टेड गैस का। और इसका प्रेशर आ गया मेरे पास 3895.7.28। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ये भी पास्कल में आ रहा है, ये भी पास्कल में आ रहा है, क्योंकि एनआरटी में हमारे पास पास्कल ही चल रहा था। उसमें प्लस कर रहा हूँ 1.0 एक्सपोनेंट 5। ये मेरे पास आ गया है 138.95.7.28। अच्छा जी, तो 1 2 3 4 5 1.3839 कर देते हैं इसको, 10⁵ पास्कल, ऐसे हम लिख देंगे इसको। ये जो सेकंड पार्ट था ना, इसका भी एक मार्क होगा, लाजमी सी बात है कि बच्चा जो है शायद इस प्रेशर को छोड़ के आ जाए। तो अगर दो यहाँ पे ट्रिक बन रहे थे, एक तो मोल्स को आपने फर्दर गैसियस मोल्स पे कन्वर्ट करना था, कि आपके पास जितने मोल्स थे इसके, इसको आपने इसी इक्वेशन के हिसाब से, और दूसरा आपको टोटल प्रेशर सम करना था। तो ये दो मार्क थे जो बच्चों के जा सकते थे, तो इसको सेव करना था। हमारे पास 1.39 एक्सपोनेंट 5 जो है इसका प्रेशर। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ऑर्गेनिक से रिलेटेड टोटल, और यहाँ पर आपसे कह रहा है कि रिएक्शंस देख ले। हम वैसे तो लगा सकते हैं, इसमें टाइम का मसला नहीं है। तो टाइप, स्टेट द टाइप ऑफ रिएक्शन अकर इन वन। तो रिएक्शन वन में हो क्या रहा है आप देखें गौर से। देखिए स्केलेटल स्ट्रक्चर में चला गया, ये एल्डिहाइड था, राइट, मैं लिख रहा हूँ एल्डिहाइड, और नीचे देखें क्या हो गया, एसिड। जबकि इस तरीके से देखें इसको, तो ये था आपके पास एल्कोहल, और नीचे देखें तो क्या हो गया, एसिड। तो ये दो काम हो रहे हैं इसमें, मतलब ऑक्सीडेशन। अब एल्डिहाइड, ये इसकी ऑक्सीडेशन का रीजन एंड कंडीशन पूछ रहा है आपसे। तो एसिडिफाइड K2Cr2O7 एंड कंडीशन में आ जाएगा हीट अंडर रिफ्लक्स, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट पहुंच रहे हैं हम लोग, तो वो डिस्टिल वाला मसला नहीं है कि एल्डिहाइड बनना हो उसमें, ठीक है, तो डायरेक्ट कार्बोक्सिलेज बना हुआ। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड H फ्रॉम रिएक्शन 2। रिएक्शन 2 में क्या हुआ है, रिएक्शन 2 में आपने इसमें सोडियम ऐड किया है, तो सोडियम एसिड से रिएक्शन करता है, OH ग्रुप से करता है असल में, तो OH ग्रुप इसमें तो है, इसमें तो है नहीं, तो इसका H हट जाएगा, इसकी जगह पे सोडियम आगे लग जाएगा। लेकिन आपको चार्जेस शो करने हैं, इस बात का ख्याल कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास कोवेलेंट से आयनिक में जा रहा है। तो आपने ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, और ये इधर आपने का बदल लिया।
ये ऑक्सीजन हो गया, इसकी शक्ल ऐसी रहेगी। इधर जो O था अपनी जगह पे रहेगा, इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इसके साथ आके लग जाएगा सोडियम। ठीक है, चार्ज लगाना काफी इंपॉर्टेंट है। व्हाट यू विल ऑब्जर्व इन रिएक्शन 3। रिएक्शन 3 में क्या किया इसने, टॉलरेंस रीजन ऐड किया। तो टॉलरेंस में क्या होता है, सिल्वर में बन जाता है। ऑब्जर्वेशन की बात की थी, तो सिल्वर मिरर द टाइप ऑफ रिएक्शन 4। अच्छा जी, 4 में क्या हो रहा है, 4 में अगर आप देख सकते हैं तो ये वाला पार्ट एसिड था, ये अल्कोहल था। तो एसिड एंड ओल मिलके आपके पास एस्टर बना रहा है। इसको कंडेंसेशन भी कह सकते हैं, वैसे ही आपको यहाँ से भी नजर आ गया था कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जो है रिमूव करता है। इसको हम एस्टेरिफिकेशन भी कह सकते हैं। टाइप ऑफ रिएक्शन कंडेंसेशन हो जाएगी, कंडेंसेशन या फिर एस्टेरिफिकेशन। बस टाइप ऑफ रिएक्शन पूछा ना बस। इसके बाद कह रहा है कि जी एंड जे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ ईच अदर। तो कौन से आइसोमर का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की 3 टाइप थी हमारे पास। एक था हमारे पास चेन, एक था हमारे पास पोजीशन, और एक था हमारे पास फंक्शनल ग्रुप। तो हमें देखना है कि कौन सा वाला है, वो पूछेगा। तो 5 पढ़ाई दिए थे, नाम बताना टाइप ऑफ। चलो जी, फंक्शनल ग्रुप इसमें एल्डिहाइड है, इसमें भी एल्डिहाइड है। अल्कोहल इसमें भी, अल्कोहल इसमें भी है। तो ये तो नहीं हो सकता। चेन चेक कर लेते हैं फिर। चेन जो है इसकी, एक कार्बन और फिर 2 3 4, सिमिलरली यहाँ से 2 3 और 4। असल में OH की पोजीशन चेंज हुई है, तो इसका नाम जो है हमारे पास बनेगा पोजीशन आइसोमर। चेन 4 की हुई है टाइप, तो इट विल बी टर्म्ड एज पोजीशन आइसोमर। ना सजेस्ट केमिकल टेस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन G एंड H, G एंड J। तो अब जो है यहाँ पर वही वाला मामला आ रहा है कि सामने के सोचेंगे यार एल्डिहाइड का टेस्ट दोनों का सेम आएगा, अल्कोहल का सेम आएगा, क्योंकि दोनों ही अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो सकती है, तो सोडियम से भी सब कुछ हो जाएगा। तो जहां पर मैंने कहा था कि आपके पास कोई रास्ता ना बचे तो आप आइडोफॉर्म के बारे में लाजमी सोचिएगा। तो आइडोफॉर्म यहाँ पे हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, इन दोनों की शक्ल आपको दिखाते हैं। आइडोफॉर्म देता है एल्डिहाइड कीटोन एंड अल्कोहल को टर्शरी के अलावा। तो आपका अल्फा कार्बन ये हो गया और आपका अल्फा कार्बन ये हो गया। अगर अल्फा कार्बन के साथ CH3 का पीस आ रहा हो तो पॉजिटिव टेस्ट, अगर CH3 का पीस नहीं आ रहा तो नेगेटिव टेस्ट। तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, टेस्ट हो जाएगा आयोडीन इन सोडियम हाइड्रोक्साइड या ट्राई आयोडोफॉर्म टेस्ट भी कह सकते हैं। ऑब्जर्वेशन में जे नो चेंज, जबकि उधर आपके पास आ जाएगा पेल येलो प्रेसिपिटेट्स ऑफ CH3। नेक्स्ट जो है वो कह रहा है G एंड J दोनों को इसने क्या किया है, अब आपको दिखाना पड़ेगा यहाँ से, तो इसको हम कर देते हैं क्लियर। तो गौर से देखते जाए कि इसकी शक्ल ऐसी हो गई है। तो क्या क्या फर्क आया, OH तो अपनी जगह पे है, मुझे भी नजर आ रहा है OH। इसका ये जो एल्डिहाइड था ना ये अल्कोहल बन चुका है। और वैसे भी मैंने सॉरी देखा नहीं, बोरोहाइड्रेट दिया है तो इसका मतलब रिडक्शन ही हो रही है। तो व्हाट इज द रोल ऑफ दिस रिड्यूसिंग एजेंट, एजेंट। ठीक है, तो हमने नजर नहीं मारी पहले इसके ऊपर, तो साफ साफ था ये। आइडेंटिफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड के। अच्छा, ये जो बन गए हैं इसके बाद इनके साथ क्या हुआ, तो मैं जरा इसको जरा साफ सुथरा बना दूं। देखिए पहला वाला जो मेरे पास कंपाउंड बन जाएगा ना J से, और जो इससे बनेगा, इन दोनों की शक्लें बना रखता हूँ। तो कार्बन देखिए यहाँ से कार्बन 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 कार्बन, सिमिलरली कार्बन 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 कार्बन, 4 कार्बन है। तो इसमें भी 4 कार्बन बनाता हूँ मैं, इसमें भी 4 कार्बन बनाता हूँ। अच्छा जी, क्या बन चुके थे, जैसे रिडक्शन कर दिया हमने, ये काम कर दिया इनके साथ, इसके साथ ये ऐड किया तो एल्कोहल बन जाएगी ना। तो आपके पास एक एल्कोहल यहाँ पे थी, और ये वाला जो पार्ट था ना टर्मिनल जो आपके पास एसिड था, ये भी अल्कोहल बन जाएगा। सिमिलरली इसमें आते हैं तो आपके पास ये वाली अल्कोहल थी ऑलरेडी, देख सकते हैं आप, और ये वाला एल्डिहाइड भी अल्कोहल बन जाएगा। तो इधर भी OH तक होगा क्या, डिहाइड्रेशन। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यू नो वेरी वेल। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की उसकी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज करते हैं, इसको भी करते हैं।
तो फिर इसका एच OH जाएगा तो इसका एच जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली इसका OH जाएगा तो इसका एच जाएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो आपके पास इसमें तो शक्ल ये बन रही है कि ये sorry, ऐसा था, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। उससे चेक करते हैं तो आप देखें बिल्कुल सेम ही बन रहा है मेरे ख्याल में कि इसका OH जाएगा, इसका एच जाएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ से। सिमिलरली इसका OH जाएगा तो इसका एच जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे। ठीक है, डबल बॉन्ड एक साथ कंसेक्यूटिव नहीं होते नॉर्मली तो फॉर स्टेबलाइजेशन। और वैसे भी उसने आपको बताया था कि दोनों से एक ही चीज बन रही है, तो आपके पास जो है ये बन जाएगा यहाँ पर। क्या कर दिया हमने, शक्ल से रख देते हैं इसकी जैसी बनी हुई थी। तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की। अच्छा जी, अब इसके बाद जो है क्या करूँ इसके साथ में आइडेंटिफाई करना, तो मैं इसको सीधा सीधा लिख सकता हूँ, यही कोई इशू नहीं है। और अगर आप इसका नाम लिखना चाहते हैं तो आपके पास है कि ये CH2 है, ये CH है, ये CH है और ये CH2 है। तो CH2 फिर डबल बॉन्ड फिर CH फिर डबल बॉन्ड फिर CH एंड फिर डबल बॉन्ड फिर CH2, या तो ऐसे लिख दें इसको। हाँ 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 हाँ, हाँ, बीच में डबल बॉन्ड नहीं आएगा, इधर नहीं, CH एंड डबल बॉन्ड, या तो ये लिख दें या फिर आप स्केलेटन बना दें। आपको कौन सा बाउंड किया उसने, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास 1,3 डाइब्यूटीन। इसके बाद P एंड Q सी मॉलिक्यूलर फार्मूला है इनका। अच्छा जी, कंप्लीट द टेबल एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन विद नेम रीजन। ब्रोमीन रिएक्शन कैसे करता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन दोनों में से किसी के साथ नहीं है, तो ऑब्जर्वेशन नो चेंज एंड इधर भी नो चेंज। 2,4 DNPH करता है एल्डिहाइड या कीटोन से, कार्बोनाइल से, तो आ जाएगा नो चेंज, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है P, उसमें कीटोन है आपको नजर आ रहा है, इससे कीटोन, तो यहाँ पर आपको बता देंगे ऑरेंज पीपीटी। सोडियम कार्बोनेट एसिड से रिएक्शन करता है, तो यहाँ पर आपको बता देंगे एफरवेसेंस ऑफ CO2, जबकि वहां पर सोडियम कार्बोनेट अल्कोहल से या कीटोन से रिएक्शन नहीं करता, तो नो चेंज आ जाएगा। नेक्स्ट कंपाउंड, द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड L इज शोन, R रिप्रेजेंट हाइड्रोकार्बन चेन, ये हाइड्रोकार्बन चेन है, पता नहीं क्या है। Is to ask to reduce the full structure of L, इसका मतलब आप R ही मिसिंग, उसको निकालना होगा। Just to analyze L following spectrum of 10। अच्छा जी, कह रहा है पहचाने किसको, X को एंड Z को। अच्छा जी, X जो है आपके पास, ये तो बड़ी नॉर्मल सी पीक है, आप बड़े आराम से पहचान गए होंगे। ये वही पीक है जो हमारे पास होती है नॉर्मली, ये 15 to 17 के दरमियान, ये है CO की पीक। और उसमें है मेरे पास CO, यस बिल्कुल CO है इसमें। तो L की ये तो होगी CO की पीक, और हम जो है डेटा बता कर दिखाएं आपको, तो CO की पीक इसी रेंज में आ रही होती है। और आपके पास क्या था, एस्टर था, ये पीक आपके पास है, स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। CO हमने लिखना है सिर्फ CO, आइडेंटिफाई द बॉन्ड CO। दूसरा जो पूछा है कि Z को पता पहचाने। अच्छा, Z क्या है, Z की जो रेंज आ रही है, ये आ रही है आपके पास तकरीबन 1,000 के आसपास है। तो फिंगरप्रिंट रीजन तो नहीं है, 1,000 के आसपास जो आपके पास क्या क्या आ रहा है इसमें, 1,000 यही आ रही है बस। स्ट्रॉन्ग सिग्नल है CO का, तो जाके देखते हैं इसमें CO है, बिल्कुल है। देखें ये C है, सॉरी ये C है और ये O है, इसकी पीक है, इसको मैंने पहचाना था, एंड दैट इज CO। ये दो पूछिए, Y का पूछा नहीं इसमें, ठीक है। इसके बाद एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम शो इट हैज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बता रहा है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इसमें तो मुझे नजर नहीं आ रहा, तो वो इसी चेन में हो सकता है। उसको जब हॉट केमिकल को सिलेक्शन करवाया तो आपके पास ये बन गया और ये बन गया। देखिए अब आप गौर से देखें कि इसमें एसिड बन रहा है, इधर भी एसिड बन रहा है, यहीं से दोनों जुड़े हुए हैं। इसकी स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से ऐसा है और यहाँ पर ऐसा था। देखें ये कार्बन तक पहुंच गया मैं, इस लास्ट कार्बन,
और इधर से मेरे पास ये से लास्ट कार्बन था। टोटल कार्बन कितने इसमें? 6 कार्बन। दूसरा कार्बन और फिर तीसरा कार्बन और फिर चौथा कार्बन और फिर पांचवा कार्बन। 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन। तो ये असल में यहीं पे जुड़े हुए थे, तभी तो यहाँ से टूटे हैं। अगर इसको मैं काट दूं, आपको पता है कि ये भी एसिड बन जाएगा, ये भी एसिड बन जाएगा। तो डबल बॉन्ड यहीं पे था, तभी तो 2 फ्रेगमेंट बने। ठीक है ना? इसके ऊपर अगर H होगा तभी एसिड बनेगा ना। सिमिलरली इसके ऊपर भी H होगा तो ये एसिड बनेगा। तो ये इसकी स्ट्रक्चर जो है हमने इस तरीके से निकालने की कोशिश की और ये सही है। बिल्कुल सेट पूरे करते हैं, वो सॉरी हाइड्रोजन पूरे करते हैं। यहाँ पर 2 इस पे आ जाएंगे, 2 इस पे, 2 इस पे और 2 इस पे और 2 इस पे। ये आ गया आपके पास ये। अच्छा जी, पहला तो पूछा था एम का नाम बताएं। तो एम में आपके पास स्ट्रेट चेन है 6 कार्बन की, हेक्सानोइक एसिड सीएल का हेक्सानोइक एसिड। तो 1 हेक्सानोइक एसिड क्यों नहीं कहते? क्योंकि हेक्सानोइक कार्बोक्सिलिक एसिड होता ही टर्मिनल, राइट। अब वो कह रहा है कि डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दिस। तो हमने काफी हद तक तो खोल दिया इसको, जो चीजें क्लोज्ड है उसको भी खोल देते हैं। ये CH2 है, ये जस्ट CH है, ये भी CH2 है, ये भी CH2 है, ये सिर्फ C है। तो काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग शुरू करते हैं। 1 2, कार्बन की काउंटिंग करवा दूं आपको, देखते जाइएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। C12 हो गया। हाइड्रोजन की काउंटिंग करते हैं। हाइड्रोजन 1 2 3